एक बार फिर से लेके आए हैं हम क्लास 11वीं की हिंदी कोर ए, जो कंपलसरी में रहता है, उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ज़रूर देख ले इसे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए देख लीजिए। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ रहेगा कि एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा जिसमें ये है शिक्षा सिर्फ 21 साल की उम्र तक ही नहीं चलती बल्कि यह जीवन पर्याप्त जारी रहती। तो ये बाद में होगा, ये तो होते रहेगा, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर में सीधे आ जाते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, यानी ये जो गद्यांश है तो शिक्षा, शिक्षा के बारे में बोला गया है, जीवन, शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में है, मतलब ये जो है गद्यांश, ये गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शिक्षा कब तक जारी रहती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है शिक्षा सिर्फ 21 साल की उम्र तक नहीं चलती बल्कि वह तो जीवन पर्याप्त जारी रहती है। शिक्षा क्या? जीवन पर्याप्त जारी रहती है, ये रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन पर्याप्त, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर जो है, जीवन की तुलना किससे की गई है? तो जीवन की तुलना यहाँ पर देख सकते हैं नदी की तरह की गई है। जीवन किसी नदी सा होता है, तो जीवन की तुलना किससे? नदी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी सा। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? परंपराओं को जानना, यांत्रिक को जानना, परीक्षा पार कर लेना, सृजनशील बनना। तो जो 4 नंबर है, ये सृजनशील बनना इसका उद्देश्य होता है। सही उद्देश्य होता है सृजनशील बनना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित शब्द का क्या अर्थ होता है? जीवित शब्द का जो अर्थ है वह जीना, जीवन से भरा होना। तो जीवन से भरा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित शब्द का, जीवन से भरा होना। जीवन से भरा होना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से और एक रहेगा, काव्यांश दिया हुआ रहेगा जो कि पढ़ लेना है, उसका आंसर बनाना है। जैसे कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भोग ना सबका सम हो, ना ही किसी को बहुत अधिक हो ना ही किसी को कम हो, न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लकड़े, तेजस्वी छिनते समर को, जीता या कि खुद मर गए। तो शांति का संभव क्या है? तो 6 नंबर जो है, शांति का संभव है सुख भग सम, जब सम हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायोचित का क्या अर्थ है? तो न्याय के अनुसार, न्यायोचित मतलब होता है न्याय के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होता है? तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होता है? तो इसका होगा समर जीतना या आत्मसर्ग करने की, यानी मरना या लड़ने की। शांति का विलोम शब्द शांति यानी उसका उल्टा, तो शांति का विलोम शब्द क्या होगा? अशांति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। समर शब्द का क्या अर्थ है? समर शब्द का है युद्ध से। किससे? युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निबंध का अर्थ क्या होता है? तो निबंध का अर्थ क्या होता है? बंधन। निबंध का अर्थ
निबंध का अर्थ होता है बंधन। नेक्स्ट, माता के नाम पत्र पत्र लिखने के किस भेद के अंतर्गत आता है? माता के नाम पर पत्र लिखना है तो ये ऐसा जो पत्र होता है इसे हम लोग कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। और अगर कोई ऑफिस में दिया जाए तो उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। संपादक किसके द्वारा लिखे जाते हैं? तो संपादकीय किसके द्वारा लिखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर पत्रकार, संपादक, कवि, साहित्यकार। तो संपादकीय जो है आर्टिकल वह संपादक के द्वारा ही होता है, यानी रिपोर्टर के द्वारा ही होगा। जनसंचार का स्रवत माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का जो स्रवत माध्यम होता है, स्रवत माध्यम यानी सुना जिससे जाता है, जनसंचार यानी जो कि न्यूज जो है वह किससे सुना जाता है? तो वह एक रेडियो से सुना जाता है। नेक्स्ट, समाचार लिखने की शैली क्या कहलाती है? तो समाचार लिखने की शैली उल्टा पिरामिड शैली। उसे क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर बी। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसे होना चाहिए? जो रिपोर्ट को हम लोग लिखते हैं जिस उसकी जानकारी कैसे होनी चाहिए? तो उसकी जानकारी एकदम तथ्यात्मक एवं सच्ची घटना होना चाहिए। तथ्यात्मक यानी एकदम सीरियली घटना के आधारित होना चाहिए, घटना से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 17, समाचार लिखने में कितने काकर होते हैं? तो कहकर 6 कहकर होते हैं। समाचार लिखने में कितने कहकर होते हैं? 6, जो कि रहता है 6। क्या कहेंगे? वो होता है क्यों, कहाँ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब के बारे में जो क का ही उच्चारण होता है। जैसे क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वैसे 6 बार पूछे जाते हैं, 6 तरीके से होते हैं। चलिए नेक्स्ट, आलेख का ही एक रूप है। तो आलेख का ही एक रूप निबंध होता है, आलेख का निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार यानी श्रय सुनने की जो जनसंचार है उसकी सबसे पुरानी माध्यम क्या है? तो प्रिंट मीडिया। सबसे प्राचीन माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया यानी लिखने से। 20 नंबर, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये भी एक काव्यांश है, यानी कुछ लिखे हुए हैं। अंधकार की गुहा सिर की, उन आंखों से डरते हैं मन भरा दूर तक उनमें दुरुन, दैन्य दुख का नीरव रोदन। ये काव्यांश है जो जो इस पाठ से लिए गए हैं, वे आंखें पाठ से ली गई है। आपके बुक में जो वे आंखें वाले पाठ है उस पाठ का लिए गए हैं। अंधकार, गुहा, आंखें, डरती, ये सब देख के ही पता लगा लेना है कि आंख वाले चैप्टर सही होगा। ठीक है, इस पंक्ति के कवि कौन है? तो ये जो पंक्ति है इसके कवि है सुमित्र नंदन पंत। सुमित्र नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन, कवि ने किसान की आंख की तुलना किससे की है? तो कवि ने किसान की आंख की तुलना अंधेरी गुफा से की है। किससे की है? अंधेरी गुफा। कबीरदास ने किसका खंडन किया है? तो कबीरदास जो है वह बाह्य अंडवार एवं रूढ़िवाद का खंडन किया है। ऑप्शन नंबर ए। मीराबाई ने अपने पति किसे स्वीकार किया है? तो मीराबाई ने अपने पति कृष्ण को अपने पति स्वीकार किया है। रत्नाकर ने किसकी सवारी लेने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है? तो रत्नाकर जो है वह इस लक्ष्मी की सवारी लेने के लिए इस सड़क को स्वर्ण सा बना दिया है। वे आंखें कविता हिंदी में किस काव्य धारा से प्रभावित है? तो वे आंखें जो कविता है वह
प्रगतिवाद किसके हैं? प्रगतिवाद काव्यधारा है। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो कवि के अनुसार जो सबसे खतरनाक स्थिति है वह सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना यह सबसे खतरनाक स्थिति होता है। सच में असली जीवन में भी यही होता है। सपनों का मर जाना मतलब जीवन का ही खत्म हो जाना। इसीलिए सपना देखते ही रहना चाहिए। दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विद्या का प्रयोग किया है? तो ये जो है गजल, उर्दू की गजल को ही इन्होंने कविता बना दिया है। नेक्स्ट 30 नंबर, चंद्र विहंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो चंद्र विहंग देता है इस पंक्ति में मानविकार जो है उसकी अलंकार है, मानविकार की। नेक्स्ट फिर से एक गद्यांश आ जाता है। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। तो ये कविता है, पढ़ते रहिए, ये हो जाएगा। इससे पता लगा लेना है कि किस पार्ट से लिया गया है, पूरा आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो इस गद्यांश की किस पार्ट से लिया गया है? तो यह जो है यह भारत माता पार्ट से लिया गया है। देख के ही पता चलता है कि भारत माता में लिखा है तो भारत माता सही होगा। भारत माता की जय का क्या अर्थ है? भारत माता की जय का अर्थ जो है देश के करोड़ों लोगों की जय। अगर भारत की जय होगा तो हमारे सबका जय होगा। भारत का सम्मान यानी भारत के लोगों का भी सम्मान। किनकी आंखों में चमक आ जाती है? तो किनकी आंखों में चमक आ जाती है? तो वह है गांव के लोगों की। नेक्स्ट 34 नंबर, मियां नसीरुद्दीन कौन थे? तो मियां नसीरुद्दीन जो थे वह नानाबाई। कौन थे? नानाबाई। नेक्स्ट, पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत रॉय को सबसे अधिक किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो यह था आर्थिक कठिनाई। किसकी? आर्थिक कठिनाई जो पाठ में है लिखा हुआ, वो आप लोग जरूर पाठ का कहानी कम से कम जरूर एक बार देख के जाइएगा, जिससे आप लोग की बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगर किसी से नहीं मिले तो यूट्यूब से भी उसकी कहानी के बारे में पता लगा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा जान लीजिएगा कहानी कैसा है, फिर जाइएगा तो उसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। ये हिंदी और इंग्लिश की अगर आप कहानी बुक्स से पढ़ लें कि चारों जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर को पढ़ लें, या फिर एक बार करके रिवाइज के लिए किसी भी ऐप्स में आप लोग उसे ढूंढ लें और पूरा सारांश पहले पढ़ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन जो है, विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई का चर्चा की गई है? तो पाठ के लिए तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन। किसका? इसमें लॉर्ड कर्जन जो था उसका विदाई के बारे में बात की गई थी चैप्टर में। गलता लोहे के लेखक कौन है? तो गलता लोहे एक चैप्टर पार्ट है जिसका लेखक कौन है? शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी। ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देती है? तो संपत्ति में सबसे अधिक प्रभाव बौद्ध धर्म की दिखाई जाती है। संपत्ति में बौद्ध धर्म। जम जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग को भेज दी है? तो अगर कृषि विभाग की ये फलदार फल फूल सब्जी के बारे में बात हो तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो वह कृषि को किस में भेज दिया? हॉर्टिकल्चर में। ऑप्शन नंबर ए, 39 का ऑप्शन नंबर ए। 40, आत्मा का तप सैयद हलदर राज किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो यह है आत्मकथा। ये क्या है? एक आत्मकथा। इसमें मैंने और 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लिए हैं तो ये भी आप लोग देख लीजिए, बुक से है। 41 नंबर, कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है गानापन, गानपन।
नेक्स्ट 42, किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से वैध होते हैं? तो ये जो है यह है शास्त्रीय संगीत। क्या संगीत? शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन नंबर डी। 43, राजस्थान की रजत बिंदु पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो ये जो है पानी की समस्या। रजत बिंदु किसके लिए? पानी की समस्या के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राजस्थान के कुएं बनाने वाले को किस नाम से पुकारते थे? तो राजस्थान के जो कुएं बनाते थे उन्हें चेलवंजी बोल के बुलाया जाता था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 45, किसके घर कार्य करने पर बेबी हलदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए? तो ये जो है तो वह होगा ततुस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इतना ही। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये लेटेस्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए ज़रूर। और एग्ज़ाम के लिए आप लोग बुक्स ज़रूर देख के जाएं एक बार।